बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वकास अली। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की बुक बायोलॉजी को, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और आज आपने टॉपिक स्टार्ट करना है द कैरियर्स इन बायोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी रखने के बाद बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में ये प्लान नहीं कर पाते कि हमने बायोलॉजी पढ़ी है तो किस मकसद के लिए पढ़ी थी, या हमने फ्यूचर में कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है। तो आज हमने वही पढ़ने के ऐसे कौन कौन से कैरियर्स हैं जो कि हम बायो पढ़ने के बाद अपने फ्यूचर में उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशन तो बेसिकली बेशुमार हैं। अब नाइन्थ क्लास की पीडीपी के बुक में जो कुछ बेसिक्स लिखे हुए उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने अगर बायो 9th 10th और इंटरमीडिएट तक भी पढ़ी है तो इंटरमीडिएट तक पढ़ने के बाद आप ऐसे कौन से प्रोफेशन है जिनको आप अपने फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहला आपको बुक में मिलेगा द मेडिसिन एंड सर्जरी। नाम से ही जाहिर हो रहा है मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि ये एक ऐसा करियर है बायोलॉजी में जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें थोड़ा मेडिसिन के बारे में हाव नाव होता है इस ब्रांच में या बेसिकली इस प्रोफेशन में, और सर्जरी में हम क्या पढ़ते हैं उसको भी हम दोनों चीज़ों को बेसिकली हम वन बाय वन देखते हैं। तो अगर इन दोनों को अलग कर लिया जाए तो पहला हमारे पास सेक्शन बनता है मेडिसिन का। मेडिसिन डेली रूटीन में आपने डिफरेंट सुना होगा कि बेशुमार मेडिसिन हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जो डॉक्टर है या जो मेडिकेशन देने वाला पर्सन है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाला पर्सन है किसी भी डिजीज़ के लिहाज से, वो ये स्टडी करने के बाद ही इस काबिल होता है कि वो आपको बता सके कि भाई ये डिजीज़ है तो इसके लिए ये मेडिसिन यूज़ कर रही है। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले जाकर उसको ये बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे एब्डोमिनल पेन है, स्टमक पेन है, हेडेक है या जो भी है। तो उस लिहाज से डॉक्टर डिजीज़ को डायग्नोज करने के बाद मेडिसिन देता है या प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मेडिसिन, द कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन। वर्ड यहाँ पे ड्रग्स भी लिखा हुआ है क्योंकि बायोलॉजी में मेडिसिन के लिए वर्ड ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग्स और द कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। जो पर्सन ये मेडिसिन को स्टडी कर रहा होता है वो बेसिकली ये भी सीखता है कि कौन सी डिजीज़ है उसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना, कि जो मर्ज है उसका पता चलाना कि वो मर्ज बेसिकली है कौन सा या वो मर्ज जिस्म में क्यों है, उस मर्ज को डायग्नोज करना, यानी कि जो बीमारी है उसकी तशखीस करना, ठीक है। डिजीज़ वर्ड लिखा हुआ है, डिजीज़ भी हो सकता है, यानी कि वैसे ही बताना चाह रहा हूँ मैं कि बीमारियों की तशखीस करना ताकि पता चलाया जा सके कि बीमारी किस वजह से है। जब बीमारी की तशखीस हो जाती है तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के थ्रू। जाहिर बात है लफ्ज़ मेडिसिन लिखा हुआ है, वो मेडिसिन डायग्नोज करने के बाद वो मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो भी बीमारी है उसका इलाज हो सके। मेडिसिन में फार्मेसी भी डिस्कस की जाती है। फार्मेसी बेसिकली हमारे पास ऐसे पर्सन जो हम फार्मासिस्ट बोलते हैं, फार्मासिस्ट भी मेडिसिन की कॉम्पोजिशन को ही स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो कौन कौन से डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको मिला के वो मेडिसिन बनाई जा रही है, और वो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी बीमारी के लिए कितना को बॉडी में इंड्यूस होकर बॉडी में दाखिल होने के बाद बॉडी को कितना को वो फ़र्क दे सकते हैं। तो लिहाजा मेडिसिन के लिहाज से सिंपल ये बात याद रखेंगे, द कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन और द ड्रग्स, द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है थ्रू मेडिसिन। नेक्स्ट वर्ड के पास लिखा हुआ यहाँ पे सर्जरी। सर्जरी आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि भाई फलाना बंदा सर्जन है तो वो सर्जरी करता है। अब सर्जरी में क्या होता है, बेसिकली सर्जरी में हमारी बॉडी के जो भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो किसी वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं या उनमें कोई डैमेज हो चुका है, तो यहाँ तो उन ऑर्गन्स को रिपेयर किया जाता है। अगर वो रिपेयर नहीं हो रही तो उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करने के बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको रिमूव कर भी दिया जाए तो बॉडी उन ऑर्गन्स के बगैर भी रह सकती है।
मिसाल के तौर पर गॉल ब्लैडर है, अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई स्टोन वगैरह बन जाए, तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो पर्सन गॉल ब्लैडर के अलावा बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकता है। मिसाल के तौर पर गुर्दा है, यानी कि जिसको हम मेडिकल रेनल बोलते हैं, मेडिकली टर्म है रेनल शोज किडनी यानी कि गुर्दा। तो एक इंसान के पास ह्यूमन बॉडी में 2 गुर्दे होते हैं, बाज़ों का ऐसा भी होता है कि बाय बर्थ एक ही हो, तो अगर वो एक भी निकाल दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा शख्स जिसके बॉडी में 2 किडनीज हैं, अगर एक डैमेज हो चुकी है तो उसको निकाला जा सकता है, उसके बिना भी पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। लिहाजा रिपेयरमेंट ऑफ ऑर्गन्स, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। अब ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना, जो डैमेज हो चुका है, जो काम ही नहीं कर रहा ऑर्गन, उस ऑर्गन को निकाल देना है और उसकी जगह पे नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है। अब ह्यूमन बॉडी में बेशुमार ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं हम थोड़ी देर तक। जैसे कि आपके पास रेनल ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई अगर एक गुर्दा डैमेज हो चुका है तो उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या अगर दोनों किडनीज डैमेज हैं तो दोनों किडनीज को निकालकर उसकी जगह पे एक हेल्दी किडनी को लगाया जा सकता है ताकि जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर सके। एक वर्ड लिखा हुआ है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, आपको बुक में मिलता है, लीवर को ट्रांसप्लांट करना। तो ये बात याद रखिएगा कि लीवर पूरा ट्रांसप्लांट नहीं होता, यानी कि लीवर को पूरी तरह ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो जितना लीवर डैमेज हो चुका होता है, जो सेक्शन से ख़राब हो चुका होता है, हम उस सेक्शन को काट देते हैं, बॉडी से अलग कर देते हैं और पेशेंट को मेडिकेशन पे ले आते हैं। थोड़े अरसे तक जो हमने हिस्सा अलग किया होता है लीवर का, जो बाकी लीवर बॉडी में होता है, वो खुद को रीजनरेट करके दोबारा फिर से अपने आप को मुकम्मल कर लेता है। हमारे लीवर के बेसिकली 5 हिस्से होते हैं, ठीक है, 5 लूब्स होते हैं, जिनमें से 1, 2 या 3 तक जो लूब्स हैं वो ख़राब हो जाए तो उनको काटा जा सकता है, उसकी जगह फिर नए जो लूब्स हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन अगर 3 लूब से ज़्यादा लूब्स ख़राब हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर उसके लिए फर्दर जो लीवर है उसको फर्दर ट्रीटमेंट में लाया जाता है, वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है, अभी हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। एक मैंने और एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, थायराइड एक्टोमी ट्रीटमेंट। बाद बात आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थायराइड ग्लैंड का ऑपरेट हुआ होता है, ठीक है, यानी कि थायराइड एक्टोमी में थायराइड ग्लैंड को बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बिना भी पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, मगर कुछ डाइट वगैरह के लिहाज से उसको परहेज करना पड़ता है। फिर आपके पास एग्जांपल लिखिए टॉन्सिलाइटिस एक्टोमी। टॉन्सिल्स का ऑपरेट होता होगा, आपने सुना होगा। टॉन्सिल्स में क्या होता है कि जो टॉन्सिल्स हैं, जो कि आपके बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज ही होते हैं, जिनका ताल्लुक लिम्फेटिक सिस्टम के साथ होता है, वो स्वेल कर जाते हैं, वो रिकवर नहीं होते, तो उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है, उसको हम नाम देते हैं टॉन्सिलाइटिस एक्टोमी। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपके पास सर्जरी में आती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी बुक में आप देख सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि रेनल स्टोन का इशू होता है। रेनल स्टोन यानी गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो गुर्दा सही काम कर रहा है मगर उसमें पथरी है जो उसको डैमेज कर रही है, या फ्यूचर में जाके उस गुर्दे को काम करने से रोक भी सकती है। तो फिर क्या किया जाता है? रेनल सर्जरी की जाती है। अब रेनल सर्जरी में क्या होता है कि गुर्दे को डाइसेक्ट करके उसके अंदर से अगर स्टोन बड़ा है, जो कि बेसिकली आपके पास मीडियम साइज स्टोन से बड़ा स्टोन होता है, लार्ज साइज स्टोन कहलाता है, उसको सर्जरी करके ही गुर्दे से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि मीडियम और स्मॉल हो तो वो मेडिकेशन से भी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकाला जा सकता है। ये दूसरा ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसको हम फर्दर वेव्स के जरिए से नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स के जरिए से भी निकालते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं उसको हम। बराबर एक अलग टॉपिक है, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पूरा इसको सम अप करूं कि मेडिसिन और सर्जरी में हम क्या स्टडी करते हैं, तो आपने याद रखना है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद फ्यूचर में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें मेडिसिन के बारे में हाव ना होती है कि कौन सी मेडिसिन किस डिजीज़ के लिए इफेक्टिव है। और फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको किस तरह से उनकी सर्जरी को किया जा सकता है, जिसमें ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं, ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, या ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। इतना स्टडी करने के बाद एक पर्सन जो डिग्री कैरी करता है, उस डिग्री को हम नाम देते हैं MBBS। हमने नाम सुना, अगर फलाना डॉक्टर है वो MBBS है। अब MBBS स्टैंड फॉर द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी,
यानी कि ऐसा पर्सन है जिसको मेडिसिन का भी इल्म है और सर्जरी के बारे में भी वो जानता है। बहरहाल द नेक्स्ट प्रोफेशन के पास एक और आता है द FCPS, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जियंस, यानी कि इसका ताल्लुक ज़्यादातर फिजिकल एक्शन, जो कि बॉडी के फिजिकल एक्शन होते हैं उनके साथ है, यानी कि बॉडी की फिजिकल एक्शंस के साथ है। और इसके अलावा आपके पास बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनकी सर्जरी होती है उसके लिहाज से भी वो इसमें स्टडी करते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास पहला है और मेजर है। जो लोग बायोलॉजी रखते हैं, जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनका ये ज़्यादा जो मेजर जो एम होता है वो MBBS की डिग्री कैरी करना होता है। तो लिहाजा हमें याद रखना है कि जो MBBS की डिग्री है वो क्या होल्ड करती है, यानी कि वो डिग्री कैरी करने के बाद एक मतलब कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन कैरी करने के बाद जो डिग्री हमें मिलती है वो MBBS स्टैंड फॉर द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसमें हमें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरे आपके पास यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं उसके बारे में इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सेकंड ऑप्शन में चला जाता है। एक स्टूडेंट के लिए सेकंड ऑप्शन में चला जाता है कि अगर वो MBBS कैरी नहीं करना चाह रहा तो इन फील्ड्स को भी वो अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास लिखे होता है मैं फिशरीज। फिशरीज नाम से ही जाहिर है बिलोंग्स टू फिश, यानी कि फिश प्रोडक्शन, ठीक है। उर्दू में इसको हम माही परवरी भी बोलते हैं। माही अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मछली, यानी कि फ़िश, और परवरी का मतलब होता है परवरिश करना, यानी कि मछलियों की परवरिश करना, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसे सूटेबल इन्वायरमेंट है जिसमें हम फ़िश फॉर्म्स को बना सकते हैं। और फिश फॉर्म्स को बनाने के बाद हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं, द बेटर क्वालिटी ऑफ फिश एंड द बेटर क्वांटिटी ऑफ फिश, कि बेटर क्वालिटी कौन सी फिश की उसको प्रोड्यूस किया जा सके और बेटर क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा सके। जो भी फिश फॉर्म होते हैं वहाँ पे जो पर्सन होता है उसके पास बाकायदा एक फिशरीज की डिग्री होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको ये पता होता है कि कौन कौन सी फिश है, उसकी कौन कौन सी डाइट है, उसको कौन कौन सा इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो सर्वाइव रह सके, ठीक है। और अगर डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये ज़रिया मुआश है, तो डिफरेंट पर्सन होते हैं जो किसको ऑर्डर करते हैं या बाय करते हैं इसको घर में एज ए ऑर्नामेंटल सेक्शंस के लिए यूज़ करने के लिए, सजावट के लिए। आपने डिफरेंट देखा होगा कि एक्वेरियम्स होते हैं जिसको फ़िश एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। वो एक ग्लास जार होते हैं बड़े बड़े, जिनमें घरों में या होटल्स में या मॉल्स में लगे होते हैं, जहाँ पे फ़िशेस को रखा जाता है या फ़िश को रखा जाता है। तो लिहाजा वो जो डिग्री के होल्डर पर्सन होता है उसको इल्म होता है कि मैंने फ़िश फॉर्म को कैसे रन आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, तो बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत से ताल्लुक़ है इसका। तो ज़राअत में क्या पढ़ते हैं हम इसमें कि जो भी पर्सन है ज़राअत के लिहाज से उसको हर चीज़ का इल्म होता है, यानी कि फर्स्ट करें किसी फील्ड की प्रोडक्शन है, कोई भी फील्ड उसकी प्रोडक्शन है, तो लिहाजा उसको इल्म होना चाहिए क्या जिस जगह पर वो काश्तकारी कर रहा है वो सॉइल उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करता है, उसको भी नॉलेज होता है कि कौन से फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा सूट करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के अतबार से। प्लस वो डिफरेंट दूसरे केमिकल्स भी यूज़ करता है। एग्रीकल्चर में फील्ड्स के अलावा, यानी कि कोई भी फसल है जैसे काश्तकारी की जा रही है, उसके अलावा ज़राअत से जुड़े हुए जितने भी माल मवेशी होते हैं, यानी कि लिव स्टॉक होता है, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ वगैरह, उनको भी कैरी किया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो कि एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है उसको इल्म होता है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, लिव स्टॉक कौन कौन से हैं जो कि ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे कोड कर लें, इट ऑल्सो डील्स द लिव स्टॉक, जिसको माल मवेशी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी एनिमल हस्बेंड्री। वैसे आपने जनरल याद रखना हो तो ये खुद ही मतलब कि अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली टर्म है, एनिमल एंड हस्बैंड। तो नीचे से जाहिर हो गया कि एनिमल्स ब्रीडिंग, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको ब्रीड करवाना, ठीक है, ताकि हम अपनी मर्ज़ी की जो खसूसियात वाले हामिल जानदार हैं उनको हम कैरी कर सकें। इसके लिए स्पेशल ब्रीडिंग फॉर्म्स भी होते हैं, ब्रीडिंग फॉर्म्स, जहाँ पे जानवरों की जो ब्रीडिंग है उनको देखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं द म्यूल प्रोडक्शन। म्यूल यानी कि खच्चर, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। अब ये इसके लिहाज से जो इसके पेरेंटल जनरेशन है उसका प्रॉपर क्रॉस नहीं बनता, मेल हॉर्स है या फीमेल डोंकी, तो ये प्रॉपर क्रॉस नहीं बनता, लेकिन ये क्रॉस करवाया जाता है ब्रीडिंग फॉर्म्स में ताकि म्यूल को प्रोड्यूस किया जा सके। अब म्यूल हाइब्रिड है, ये नस्ल नहीं बढ़ा सकता, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक मेल हॉर्स या फीमेल डोंकी से ज़्यादा हो कैपेसिटी, ताकि जितने भी लोग होते हैं जो कि ये म्यूल कैरी कर रहे होते हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके, यानी कि ये ज़्यादा मतलब अपने पेरेंटल जनरेशन के लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। और भी कई एग्जाम्पल हैं, फिलहाल इतना याद रखें। हॉर्टिकल्चर बिलोंग्स टू गार्डनिंग, यानी कि गार्डनिंग बागबानी। जितने भी हमारे पास यहाँ पे माली हजरात होते हैं वो डिफरेंट गार्डन्स लगाते हैं। ठीक है, गार्डन्स लगाने के बाद उनको जरिया मुआश बनाते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा प्लांट है, कौन सा फ्लावर है, ठीक है, उसको किस किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए, कौन से उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन से उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए जिससे वो ज़्यादा ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद उनको मार्केट में इजीली सेल होने के लिए दिया जा सके। तो याद रखें बिलोंग्स टू गार्डनिंग। अब यहाँ से भी जो पर्सन इसको स्टडी कर रहा होता है उसकी भी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि वो ऐसे फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया जा सके जो कि बेटर क्वालिटी में हों और बेटर क्वांटिटी में हों। तो बेटर क्वालिटी एज वेल एज बेटर क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक बात और आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये दोनों ही आपस में किसी हद तक रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक बेसिकली हमारे पास जो ज़राअत है, ज़राअत का ताल्लुक बागबानी से या बागबानी का ताल्लुक ज़राअत से, यानी कि दोनों आपस में ये लिंक करते हैं। तो लिंक कैसे करते हैं? क्योंकि दोनों में ही हम प्लांट्स को देख रहे होते हैं, यहाँ भी प्लांट्स को देख रहे हैं, यहाँ भी हम प्लांट्स को देख रहे होते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो सकते हैं और ये दूसरे प्लांट्स हो सकते हैं जो कि हम डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर दोनों का ताल्लुक मिट्टी से, सॉइल से है, ये भी आप पॉइंट यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फार्मिंग। नाम से ज़्यादा हो रहा है फार्म्स, बिलोंग्स टू फॉर्म्स। अब बेशुमार फॉर्म्स हैं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। जैसे कि ब्रीडिंग फॉर्म्स है, अभी हमने डिस्कस किया, डेली लाइफ में सुनते हैं। पोल्ट्री फॉर्म्स हैं जहाँ पे चिकन्स को प्रोड्यूस करके उनको डेवलपमेंट प्रोसीजर से गुजारने के बाद एक प्रॉपर हैन में चेंज करके डेवलप करके जो मार्केट में सेल होने के लिए भेजा जाता है, प्लस एग्स की प्रोडक्शन भी की जाती है ताकि वो भी मार्केट में सेल हो सके। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फ्रूट फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे फ्रूट को रख के, जो कि आपके पास अभी गैर मौसमी जो फल होते हैं, नॉन सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, उनको रख के तो उनको सीजनल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। डिफरेंट केमिकल्स जैसे कि हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स हार्मोन है, इनको यूज़ करके तो उसकी डेवलपमेंट को देखा जाता है। ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, फ्रूट फॉर्म है, फिश फॉर्म है, डेयरी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म होगा, डेयरी फॉर्म में आपको पता है कि दूध, दही, पनीर, मक्खन वगैरह बनाया जाता है और काव और बफलो वगैरह को रखा जाता है। इनका तो इनमें भी एक अलग से ब्रीडिंग फॉर्म्स भी होते हैं जहाँ पे इन जानवरों की ब्रीड करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ब्रीडिंग फॉर्म का मतलब एक और मकसद भी होता है कि हम ऐसे जानदारों को लेते हैं, ऐसी पेरेंटल जनरेशन को लेते हैं जो कि हमारे मुताबिक खसूसियात रखते हो। ठीक है, फिर जब उनका क्रॉस करवाया जाता है, जो नया जानदार पैदा होता है, उसमें भी हमारी जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसकी खसूसियात आगे शिफ्ट होती हैं, तो लिहाजा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, तो ये आपने फार्मिंग क्लियर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ये है फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। नाम से याद हो रहा है, फॉरेस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है यानी कि ट्रीज। ठीक है, तो जो भी पर्सन होगा इसका ताल्लुक फॉरेस्ट के साथ होता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट में क्या कर रहा होता है, जो इसकी डिग्री होल्ड करता है पर्सन, उसके भी दो मेजर एम होते हैं। वो भी ये देखता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीज एज वेल एज बेटर क्वांटिटी ऑफ ट्रीज। ठीक है, कोई भी ए फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे दरख्त नहीं है, जंगलात नहीं है, ठीक है, तो जो इस डिग्री होल्डर पर्सन होता है वो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करता है कि इस इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ट्रीज़ होना कंपलसरी है, तो लिहाजा यहाँ पे ट्रीज़ को लगाया जाए। और जो ट्री पहले से अवेलेबल है उनको मतलब कि उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना भी इस पर्सन की जिम्मेदारी होती है। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रीज़ है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करता है तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा कि वो पाकिस्तान के लिए या जिस खिते में वो रह रहा है या सिर्फ उस सेक्शन के लिए ही जो ट्रीज़ हैं उनको लगाए। ये ज़रूरी हो चुका अब, क्योंकि किसी भी जगह के, किसी भी कंट्री के इन्वायरमेंट के लिए कंपलसरी है कि उसकी लैंड पे 25% ट्रीज़ होने चाहिए। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारी लैंड में लेस देन 5% ट्रीज़ हैं।
लेस देन 5% ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, CO2 प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो एटमॉस्फेयर के फिल्टर्स भी होते हैं, वो एयर को फिल्टर करते हैं। तो जब ट्रीज़ ही नहीं है तो फिर सारी बात हमारी एयर फिल्टर नहीं होती। तो आपने अक्सर कभी नोटिस किया होगा कि हम ये हाईली पॉल्यूटेड और हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया होता है, जब हम यहाँ से ऐसे इलाके में मूव करते हैं जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, तो हमें थोड़ा मतलब कि हमारी तबीयत को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। जो एयर है वो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ी फ्रेश फील होती है। वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एयर है वो फिल्टर हो रहा होता है, तो उसके लिए ट्रीज़ का होना ज़रूरी है। बहरहाल फॉरेस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले पर्सन के जो एम्स हैं बता दिए आपको मैंने कि वो डिग्री कैरी करने के बाद फॉरेस्ट को देखता है, ट्रीज़ को देखता है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि वो ट्रीज़ लगाए। लास्ट है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईली स्कोप्ड प्रोफेशन है बायोलॉजी में, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बायोटेक भी कहते हैं। अभी इसका स्कोप अभी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा तो स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो बायोलॉजी रखने के बाद MBBS के बाद, अगर MBBS में नई जगह बन रही, MBBS में नई जगह बन रही, तो वो बायोटेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बायोटेक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जिन टेक्निक्स की बुनियाद पर हम छोटे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे की एशिया बना सकें। उस टेक्निक को स्टडी करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आपने सिंपल इससे पहले ब्रांचेस में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच और अ टाइप ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स through which we can use the microorganisms for the welfare of human beings by producing different products. So the study of this type of technology is known as biotechnology। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम उस टेक्निक का मुताला करते हैं जिसके ज़रिए से हम छोटे जानदारों यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करके इंसानों के फलाह बहबूद की एशिया बना सकें। ठीक है, उस टेक्निक को स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा इंसुलिन के बारे में, जो कि ज़्यादातर शुगर पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, अब इंसुलिन एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करती है। अब ऐसे लोग जिनका पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा होता, पेंक्रियाज में बेसिकली 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल डिस्चार्ज करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स डिस्चार्ज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। इन दोनों सेल्स को मजमूई तौर पर हम नाम देते हैं द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अगर इनमें से बीटा सेल्स डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। उसको डिक्रीज करने के लिए हम इंजेक्शंस के जरिए अपने स्किन में इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। तो इस इंसुलिन को बनाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड को यूज़ करते हैं। प्लस हमारे पास एक हार्मोन है, द हार्मोन इज नोन एज STH हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ऑल्सो नोन एज कॉमनली ग्रोथ हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो कि बॉडी में ग्रोथ का जिम्मेदार है। इसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो हम फर्दर नेक्स्ट अपनी 10th क्लास में स्टडी करेंगे। ये आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में जो मेथड यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, और बेशुमार एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ पे इंटरफेरॉन ले सकते हैं, एक एंटी वायरल प्रोटीन है। ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मेथड से ही प्रोड्यूस की जाती है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वैक्सीन्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैक्सीन्स भी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के साथ अटैच होकर उसको बूस्टअप करती हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना बहुत है, मैं थोड़ा समअप कर दूं ताकि वो क्लियर हो जाए कि आपने इन कैरियर्स में क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन एंड सर्जरी इज अ प्रोफेशन in which we deal with the study of medicines and surgery। मेडिसिन में डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और सर्जरी में द रिपेयरमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। जो ख़राब हो चुके हैं ऑर्गन्स उनकी रिपेयर करना या रिमूव करना या उसकी जगह पे नया लगाना।
बेशुमार हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की, जैसे कि गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर की ट्रांसप्लांटेशन है, और थायराइड ग्लैंड का रिमूव करना है, टॉन्सिल्स का रिमूव करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फार्मेसी में एक बी कैटेगरी और डी कैटेगरी की फार्मेसी भी आती है। बी कैटेगरी को सिंपल बी फार्मेसी और डी कैटेगरी डी फॉर्म भी कहते हैं। इन दोनों को स्टडी करने के बाद हमें मेडिसिन के बारे में हाव नाउ होता है। ये 2 डिग्रीज कैरी करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, यहाँ मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं, ठीक है। और डिग्री जो है मैं पहले बता चुका हूँ, एक MBBS की है, द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, FCPS फेलो ऑफ कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन एंड सर्जियंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा फिशरीज बिलोंग्स टू फिश प्रोडक्शन। मेजर क्या होगा, बेहतर मयार और बेहतर मिकदार जो कि फिश की हो। फिर एग्रीकल्चर है, बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिहाज से है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिहाज से है, माल मवेशी के लिहाज से जो कि ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स की ब्रीडिंग को देखना, जिसके लिए ब्रीडिंग फॉर्म्स बनाए जाते हैं, ऐसे जानदार पैदा किए जाते हैं वहाँ पे जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक खसूसियात रखते हों। हॉर्टिकल्चर, बागबानी से ताल्लुक है इसका, ठीक है, बाग लगाए जाते हैं, जो माली हजरात होते हैं उनका भी यही एम होता है कि वो बेटर क्वालिटी को देखें और बेटर क्वांटिटी को देखें। नेक्स्ट है जी फार्मिंग, इसमें फॉर्म्स को देखा जाता है, ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, फिश फॉर्म हैं, डेयरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, फ्रूट फॉर्म्स भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, इसका जो पर्सन जो डिग्री होल्डर है वो ज़्यादातर ट्रीज़ को देखता है, ठीक है, ए फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना या गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि वो ट्रीज़ लगाएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम उस टेक्निक को स्टडी करते हैं जिसको हम यूज़ करके इंसान के फ़ायदे की एशिया यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ी यहाँ पे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, इंटरफेरोन है और वैक्सीन्स वगैरह हैं। डिटेल हम इसकी नेक्स्ट सेशन में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली करियर्स हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं इन योर फ्यूचर। तो इतना स्टडी करने के बाद आपको ये इल्म हो गया होगा कि हमने कौन से या किस में आपका इंटरेस्ट है, आप उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, ठीक है। और ये मतलब कि इंटरमीडिएट करने के बाद या जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन उसको कैरी करने के बाद एक जो प्रोफेशन होता है जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है, आप इनमें से किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बनेगा वो कुरान एंड बायोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।